हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं आज हमारे अतीत अवर पास। आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, तो आइए सेशन को चालू करें। इतिहास के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल देखो, अगर आप इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा, हम इतिहास कहां से पढ़ेंगे? एक किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला थॉट हमारे क्या आता है? हम कहां से पढ़ेंगे? किताबों से पढ़ेंगे। आइए यहीं से चर्चा को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। ठीक है, बिल्कुल जहां से जीरो से स्टार्ट हुआ था वहां से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो, इसका जो ओरिजिन है ना, अर्थात जो इसकी उत्पत्ति हुई थी ना, वह कहां से हुई थी? इसकी एक शब्द है जिसका नाम है इंडस। इसको क्या बोलते हैं? सिंध। वहां से इस शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है इंडिया की, पहली बात। फिर देखो नंबर दो बात क्या आएगी? जैसे जो ईरान और यूनान के लोग थे ना, यूनान और ईरान के लोग इंडिया को किस नाम से पुराते थे? वह बोलते थे हिंदोस। क्या बोलते थे? हिंदोस। ठीक है, और इंडोस। हिंदोस और इंडोस के नाम से यह कौन? यूनान और ईरान के लोग किसको? इंडिया को पुकारते थे। नंबर दो, अपन ने भी तो पहला क्या पढ़ा? इंडिया सबकी ओरिजिन कहां से हुआ है? इंडस से। यूनान और ईरान के लोग किसको? इंडोस और इंडोस के नाम से बोलते थे। नंबर तीन, जो हमारे उत्तर पूर्वी के लोग थे ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग इंडिया को किस नाम से बुलाते थे? भारत के नाम से कहकर पुकारते थे। तो ये हो गई नाम की गणित। नाम की गणित अपन ने क्या सीखा? देखो, सबसे पहला इंडिया शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ है? इंडस शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? इंडस शब्द से हुआ है। इंडस का मतलब सिंधु। अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले इंडिया को इंडस के नाम से, फिर यूनान और ईरान के लोग इसको इंडोस और इंडोस के नाम से भी जानते थे, और जो हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोग थे ना, वह इसे भारत के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से पुकारते थे? भारत के नाम से। अब आता है, भारत शब्द का वर्णन किस वेद में मिलता है? भारत शब्द का वर्णन किस वेद में मिलता है? यह आपसे पूछता है, तो आइए बताते हैं। भारत नाम का संबंध यह आपको ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। पूछा गया सवाल है। ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का पहला पॉइंट, पहला पैरा क्लियर। पैरा क्लियर में यही बताया गया है नाम के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आइए देखो, इतिहास अपन को पढ़ना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की पहली क्लास। तो आइए, इतिहास के सबसे पहले पढ़ने सीखा। इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? किताबें, क्योंकि किताबों में बताया जाता है इतिहास। अब ये आएगी, अब ये किताबें छपी कहां से? इनको छापी भी तो होगी किसी ने इतिहास पढ़ने के लिए। तो वह कौन, वह क्या थे? तो यहाँ पे अपन तीन शब्द सीखेंगे। तीन शब्द कौन कौन से हैं? आइए, पहला शब्द लिखिए अभिलेख। पहला शब्द लिखिए अभिलेख। दूसरा शब्द आएगा पुरातत्वविद, और तीसरा शब्द हमारे पास आता है इतिहासकार। ये हम तीन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो अभिलेख, पुरातत्वविद, और ये क्या हो गया? इतिहासकार। तो देखो, जल्दी जल्दी के रिवीजन में अपन पढ़ते हैं। अभिलेख, अभिलेख क्या हो जाते हैं? वह पुराने स्त्रोत या स्थल, वह पुराने स्त्रोत या स्थल जिसके माध्यम से हमें क्या है? इतिहास को समझने में आसानी हुई, क्या कहलाए? अभिलेख कहलाए। क्या कहलाए? अभिलेख कहलाए। वह पुरातत्व स्थल जिनके माध्यम से हमें इतिहास को पढ़ने व समझने में आसानी प्राप्त हुई, क्या कहलाए? अभिलेख कहलाए। ठीक है, अभिलेख कहलाए। अब जो देखो, जो स्त्रोत और स्थल थे ना, जिनके द्वारा पढ़ा गया, वह क्या कहलाए? पुरातत्वविद कहलाए। क्या कहलाए? पुरातत्वविद कहलाए। और इतिहासकार कौन होते हैं? अतीत का अध्ययन करने वाले, इतिहास का अध्ययन करने वाले, अतीत का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? इतिहासकार कहलाते हैं। तो देखो, तीन शब्द आपने पढ़ लिया। तो अभिलेख पढ़ लिया, पुरातत्वविद पढ़ लिया, और इतिहासकार। तीनों शब्द आपको डायरेक्ट आपसे पूछता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट आप जब भी पढ़ेंगे ना, तो लिखेंगे अभिलेख से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए अभिलेख क्या होता है, पुरातत्वविद क्या होता है, और इतिहासकार क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक आता है हमारा पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? आज की पहली क्लास है, तो अपन इनको शब्दावली को ही समझेंगे, क्योंकि आपसे डायरेक्ट आपसे बोलता है तो आपको समझ में आना चाहिए हर बात का मतलब। पांडुलिपि, पांडुलिपि। देखो, इस वर्ड को अपन है ना बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। तो लिखिए, हाथ से लिखी गई पुस्तकें। पहले के जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। अब देखो, हाथ से लिखाना कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो पत्तों पे हो सकता है, या कोई स्वर्ण या चांदी की मुद्राओं पे हो सकता है, या कोई हमारे पत्रों पे हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है पुरा स्थल।
लेकिन पूरा स्थल से पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे एक आखेटक खाद्य संग्राहक। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, आखेट मतलब क्या होता है? आखेट मतलब होता है शिकार करना। खाद्य मतलब क्या होता है? खाना। संग्राहक मतलब होता है संग्रहण अर्थात इकट्ठा करना। जो अपना शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करते थे उन्हें क्या कहा गया? आखेट खाद्य संग्राहक। क्योंकि शुरू में जैसे हमारा जीवन की उत्पत्ति हुई तो वहां के लोग क्या है, खाने के लिए अपन को हमेशा भोजन की आवश्यकता रहती है, तो वह कैसे भोजन आएगा? तो उन्होंने क्या करा? शिकार करना चालू करा। क्या करना चालू करा? शिकार करना। तो यह होता है आखेटक खाद्य संग्रह। इसी को क्या बोला जाता है? पूछा गया सवाल है, इसी को बोला जाता है भोजन इंतजाम विधि। पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, भोजन इंतजाम विधि। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा इतिहास के बारे में। इतिहास का अध्ययन अपन किसके माध्यम से करेंगे? किताबों के माध्यम से करेंगे। देख, फिर अपन ने क्या पढ़ा? अभिलेख पढ़ा, पुरातत्वविद पढ़ा, इतिहासकार पढ़ा। तीनों बातें आपको याद हो गई। फिर अपन ने पांडुलिपि पढ़ा। पांडुलिपि क्या है? जो पुस्तकें, वे पुस्तकें जो हाथों से लिखी गई पांडुलिपि कहलाई। क्या लिखी गई? पांडुलिपि कहलाई। फिर अपन ने पढ़ा आखेट खाद्य संग्राहक क्या है? ये भोजन इंतजाम की एक विधि है। क्या है? भोजन इंतजाम की एक विधि है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है पूरा स्थल। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां से आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपसे यहां से पूछता है, वह क्या है? पूरा स्थल लिखिए। अब पूरा स्थल की डेफिनेशन, वह स्थान जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक की उपस्थिति पाई गई वह क्या कहलाए? पूरा स्थल कहलाए। क्या कहलाए? वह स्थान जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के उपस्थित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उन स्थानों को क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, पूरा स्थल आपको याद होना चाहिए। पूरा स्थल से जो सवाल आपको पूछता है वह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको डेफिनेशन, वह स्थान जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह की उपस्थिति होने का साक्ष्य प्राप्त होता है, उन स्थानों को क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है। इसमें एक बड़ा है आखेटक खाद्य संग्राहक, यह मैं आपको बता चुका हूं कौन है। ये क्या है? कि एक भोजन इंतजाम की एक विधि थी। क्या थी? भोजन इंतजाम की एक विधि थी। ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? जल्दी बताइए, ये क्या थी? एक विधि थी। अब बात करते हैं आगे। अब आइए देखो, अब जो यहाँ से आपसे सवाल पूछता है, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा लेकिन आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से पूछता है, आपने सुना होगा भीमबेटका की गुफाएं। डायरेक्ट सीजीएल लेवल तक का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल, भीम बेटका की गुफा, भूमबेटका की गुफा। देखो, डायरेक्ट आपसे पूछता है भीमबेटका की गुफा क्या है। सबसे पहले अपन बताएंगे भीमबेटका की गुफा एक पूरा स्थल है। क्या है? पूरा स्थल है। नंबर 2 सवाल, यह कहां स्थित है? यह कहां स्थित है? लिखिए, नर्मदा नदी के पास। क्या लिखेंगे? नर्मदा नदी के पास। दूसरा सवाल, किस राज्य में स्थित है? लिखिए, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। मध्य प्रदेश में यह स्थित है। जब शुरुआती जीवन चल रहा था, पूरा स्थल आपको बता दिया, पूरा स्थल के बारे में बता दिया। तो भीमबेटका की गुफा क्या है? पूरा स्थल है, नर्मदा नदी के पास स्थित है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और यहाँ पे क्या प्राप्त होने के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका की गुफा से? तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या मिला है? गुफा, गुफाओं के साक्ष्य। अर्थात शुरुआती जीवन में लोग अपने लिए आश्रय ढूंढ रहे थे। आश्रय के लिए उन्होंने क्या है? गुफाएं बनाई, जिससे अपने आप को सुरक्षित रख सके। किससे? बरसात से, अन्य जानवरों से, या और भी चीजों से। ठीक है, तो पहला सब हो गया। डायरेक्ट आपसे पूछता है भीमबेटका की गुफा उदाहरण है, तो आप बताएंगे किसका उदाहरण है? पूरा स्थल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूरा स्थल का। अब बात करते हैं हमारे अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल लिखिए, नंबर 2, कर्नूल गुफा। कर्नूल गुफा के बारे में एक सवाल पूछा गया था। क्या? कर्नूल गुफा के बारे में आपसे एक सवाल पूछा जाता है, सर्वप्रथम आग के साक्ष्य कहां से मिले? कर्नूल गुफा से क्या मिली थी हमको? राख। और राख कैसे होगी? जब वहां पे क्या लगाई गई होगी? आग। तो ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है आग के साक्ष्य कहां से मिले थे? सबसे पहले तो अपन याद रखेंगे कर्नूल गुफा। तो कर्नूल गुफा भी क्या हो गया? एक पूरा स्थल हो गया। क्या हो गया? एक पूरा स्थल हो गया। तो देखो, पूरा स्थल के बारे में पढ़ लिया। क्या? वह स्थान जहां पे आखेटक खाद्य संग्रह की उपस्थिति के क्या मिलते हैं? साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरा स्थल। एग्जाम्पल, भीमबेटका की गुफा, कर्नूल गुफा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब अपन पढ़ते हैं आगे, आइए। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे, देखो, जब इतिहासकार अध्ययन करता है ना, तो वह क्या है? तिथि मतलब तारीखों को कैसे करता है? पता करता है मतलब कहने का मतलब यह समझाता कैसे आपको तारीखों का अध्ययन। तो तारीखों का अध्ययन जब इतिहासकार करता है तो 2 विधि से करता है। लिखिए, पहला लिखिए बीसी, इसको क्या बोलते हैं? बिफोर क्रास्ट। बिफोर क्रास्ट मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की
ईसा के जन्म के पूर्व की, तो उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीसी से। अब आता है एडी, एडी की फुल फॉर्म होती है, लिखिए एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ये हो गया हमारी एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी। ये क्या होता है, ईसा के जन्म के पश्चात। आपको किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है बीसी और आपको लिखा रहता है एडी, दोनों चीजें आपने पढ़ी होगी। बीसी जैसे 300 बीसी, 200 बीसी, ये उल्टा चलता है हमेशा, ये ऐसे चलता है 1000 से 1 की तरफ मूव करेगा तो वह क्या होगा, वह बीसी होगा। अगर 1 से 1000 की तरफ मूव करेगा तो यह एडी का एग्जांपल है और यह बीसी का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, पूरा स्थल के बारे में पढ़ा, पांडुलिपि इनके बारे में पढ़ा। कल अपन पढ़ेंगे पाषाण, नव पाषाण स्थल, पूरा पाषाण स्थल और मध्य पाषाण स्थल। तो कल मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।